देखिए, आपसे हम हफ्ते 2 हफ्ते बाद मुखातिब हो रहे हैं। पिछले हफ्ते नहीं हुए थे अनफॉर्चुनेटली कुछ पर्सनल रीज़न्स की वजह से, पर और हम करना भी चाह रहे थे उस वीक में बिकॉज़ इंडिया का फर्स्ट मैच का रिज़ल्ट आया था जिसमें हम हार गए थे अनफॉर्चुनेटली। सब बात करना चाहे थे, अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया था, बट हम इस एपिसोड में इस हफ्ते पे वापस आ गए हैं अपने एपिसोड नंबर 4 के साथ। यू आर लिसनिंग टू द स्टम्प्स माइक शो। This is me Shriyash and I've been joined by Mayank, and before anything please subscribe to the Fantasy India podcast, वीडियो लाइक कर दीजिए और लोगों तक पहुंचाइए भाई। आप लोगों का साथ समर्थन का दरकार है हम सब लोगों को। हाँ, कमिंग ऑन टू द टॉपिक, लेट्स बिगिन आवर कन्वर्सेशन। पहले तो मयंक, क्या हाल चाल, कैसा गया तुम्हारा 2 हफ्ता? इन बिटवीन हम लोग पता नहीं बहुत ज्यादा ही व्यस्तता हो गई थी दोनों के एंड से। सर देखिए क्या है ना, हमारा बड़ा मुश्किल चल रहा है क्योंकि फीफा क्लब वर्ल्ड कप है वी ऑल नो गोइंग ऑन और Yeah, you dozen people are so much occupied. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट डैजम, इट्स डेजॉन। डज़ान, अरे चल रहा है यार। तू क्या मतलब, देखो यार, एक आदमी अगर इधर पे है तो वो डज़न पड़ेगा। तो तुम ठीक है डज़ॉन बोल रहे हो, सर लिखा भी ऐसा है, आई ओ तो गायब ही हो गया, DAZN, बट खैर दैट्स नॉट आवर पॉइंट ऑफ कंटेंशन हियर। देखिए, हम दोनों के चेहरों में आपको थोड़ी थोड़ी खुशी नजर आ रही होगी। द रीजन बीइंग कि इंडिया हैज बीटन इंग्लैंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन एजबेस्टन। जब से हम क्रिकेट खेल रहे हैं आज तक हमने एजबेस्टन में इंग्लैंड को नहीं हराया था, और कोई भी एशियन टीम ने एजबेस्टन में नहीं हराया था इंग्लैंड को। सो अ वेरी बिग फीट दैट इंडिया हैज रजिस्टर्ड। आज हम उसी के बारे में पूरा बात करने वाले हैं। इंस्टेड ऑफ गोइंग इनिंग्स बाय इनिंग्स, लेट्स हैव अ शॉर्ट ब्रीफर। मैं कैसा रहा सेकंड टेस्ट, एक हल्का सा हमारे दर्शकों को हल्का सा ब्रीफ कर दो शॉर्टली। बस वही है सर, टूटा है एडबेस्टन का घमंड। मैं बोलने वाला था ये चीज, मैं आई अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, इसको लेकर कल एक नया कोट हमारे श्री श्री सर जी ने दिया है। इसको लेकर क्या नाम है उनका, मैं नाम भूल गया, जो इन्होंने दिया था। टूटा है, विवेक राजदान जी, हाँ। उन्होंने दिया है, उन्होंने बोला है क्या गुरूर टूट एजबेस्टन में इंग्लैंड का गुरूर हो गया चकनाचूर, समथिंग ही हैज सेड ऑन दोज लाइंस। सो आई मीन पोएटिकल। और मतलब दिस इज द थिंग आई लाइक। बीजीटी इतने दिन, बीजीटी अभी से पहले हम लोग कितना बस सोनी पे टेलीकास्ट करते थे, जीतते थे, आए हॉटस्टार पे हार गए। यहाँ पे भी देखिए सोनी पे जहां हमारा मैच टेलीकास्ट होता है, टेस्ट मैच, हमारी टीम जो है वो जीत का जो रास्ता है वो पकड़ लेती है। You never know. Sony is the secret of our team's energy, I guess. No, come see the wonder song is the secret of our team. By that song, हाँ बोल बोल। वो गाने पे अच्छी रील कटवाने के लिए सारे प्लेयर अच्छा खेल रहे होते हैं और बकायदा भाई, मतलब करीबन आज 6-7 सालों से मैं ये गाना सुन रहा हूँ। मतलब ऐसा लगता है कि उस गाने को पूरा खरीद, वो होता नहीं जैसे पुराने जो हमारे कैसेट होते थे उसमें हम इतने बार बजाते थे उसमें कि वो ऐसे स्क्रैच पड़ जाता था या फिर कुछ हो जाता था, तो आवाज से कट कट के चलने लगता था। मेरे को लगता है इस गाने के साथ भी सोनी यही करना चाहता है कि इतना घिस जाए ये गाना, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ये कभी नहीं घिसता। दैट सॉन्ग इज गोटेड, कम सी द वंडर समथिंग। मेरे को बहुत शानदार गाना है। बट हाँ, मैं टूटा है टूटा है एजबेस्टन का घमंड इस बार, बताओ। जी। तो बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टेस्ट के बाद ऐसा लगा था कि भाई यहाँ पे भी, क्योंकि एडबेस्टन हमारा जो इतिहास है वो अच्छा रहा नहीं है। पिछले बार भी 2022 में ऑल्दो वहां पर भी हम काफी अच्छा खेले थे, ऋषभ पंत की सेंचुरी आई थी, जडेजा की सेंचुरी आई थी, लेकिन फिर विराट भाई ने जाके जॉनी भैया को थोड़ा सा वो क्लियरनेस कर दिया। जॉनी भैया नाराज हो गया, जॉनी भैया ने कहा अब तो साला 450 चेस कर देंगे आप लोग। वो मुझे याद है बुमराह का पहला मैच था एज अ कैप्टन, टेस्ट कैप्टन, और इसी मैच में स्कोर तो एक ओवर में 30 से ऊपर रन भी पड़े थे बुमराह के द्वारा। हाँ, बट यहाँ पे एक नई टीम थी जिसमें ना कोहली, ना रोहित, ना बुमराह, ना पुजारा, मतलब पूरी ही नई टीम थी आई वेस्टर्न में। 2022 से अगर आप कंपेयर करें तो इतने ही से लगता है, मुझे लगता है पंत और जडेजा, हाँ, 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 कोई भी नहीं था। पंत, जडेजा और सिराज, मुझे लगता है यही 3 प्लेयर है थोड़ा बहुत, इस बार की इलेक्शन में। हाँ। और आखिर पूरी टीम ही नहीं, शायद केएल राहुल भी होंगे, केएल राहुल, हाँ।
क्योंकि इनका वो इंग्लैंड सीरीज काफी अच्छा ही हो यार। एक तो पहली बात तो बेन स्टोक्स को टॉस जीत के कहा कि हम बॉलिंग करेंगे, फिर से अगर आप बैट बॉल और चेज करिए तुम 650 रखते हो, 650 चेज कर देंगे। हाँ। उनका तो है ही। हाँ हाँ उस पे भाई वो हालांकि बवाल मॉर्कन ने चौथे दिन के बाद को प्रेस कॉन्फ्रेंस बोल के दिया कि हैरी ब्रूक ने कहा था हम सारा कोई भी टारगेट चेज कर लेंगे, लो करो स्मार्ट दिया सब में बना दे चलो मजे कर। एंड बट नो डाउट इंडिया बैटिंग परफॉर्मेंस वाज ब्रिलियंट। लाइक बैटिंग के मामले में कोई कंप्लेन ही नहीं कर सकता। मतलब जितनी शिकायतें थी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में बैटिंग को लेकर, इंग्लैंड आते आते सारी शिकायतें खत्म हो गई। वो अलग बात है कि इंग्लैंड आते आते जिन प्लेयरों से शिकायतें थी वो भी चले गई। हाँ, वो सबसे बड़ा अंतर है। और आई गेस वो था ना एक एडेड, देखिए चाहे चाहे जिसको जो भी बोलना है मेरे को बोल दीजिए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पसंद नहीं करता जिस तरीके से खेल हुआ है पिछले कुछ सालों में, पर्टिकुलरली कुछ बैट्समैन जो अपने आप को कुछ ज्यादा ही महान समझने के चक्कर में जो हक्के जाते थे, बाकी सब उनका साफ करते रह जाते थे। और इवेंचुअली हम देखते थे कि इंडिया वो उन बैटिंग में उन ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचा था। बट इस 2 टेस्ट मैच में मैं देख सकता हूँ हम 400 के ऊपर स्कोर कर रहे हैं लगातार। और इस टेस्ट मैच में तो हमने मतलब हवा ही बंद कर दी सामने वालों की। इस मैच में तो मतलब ऐसा था, बेन स्टोक्स भी एंड में कह रहे थे कि थोड़ा सब कॉन्टिनेंट वाला पिच हो गया। हाँ मतलब ये बट बहुत गंदा तरीका है। सब कॉन्टिनेंट साले, पिच तुम्हारा, जगह तुम्हारी, तुमने डिटोरेट करी है अपनी पिच कंडीशंस को, हमारा इसमें भी गलती हमारी है। ये ना बड़ी चालाकी वाली चीज है इनकी। खुद बैट बॉल खेलने के चक्कर में तुमने फ्लैट ट्रैक बनाया, उस फ्लैट ट्रैक पे हमारे बंदे खेल गए इंडिया वाली बॉल, तो फिर तुम्हें दिक्कत हो रही है। हाँ नहीं तो साले मतलब ये अच्छा तरीका है ना। मतलब ये हमेशा अंग्रेजों का यही है, हमेशा दूसरों के ऊपर सर में डाल देते हैं। दूसरों को नहीं, नाच न जाने आउगमेंटेड। हाँ की बात है मतलब वही भाई, मैं तो डांस सही कर रहा था, पिच ग्राउंड ही अलग। मैं जस्ट इन केस क्योंकि ये बात करना चाहूंगा, जब इंडियन बैट्समैन से इतना बना दिया फर्स्ट इनिंग्स में, इतनी बेहुदा किस्म की बॉलिंग की है इंग्लैंड ने। सालों बाउंसर, जब तुमको पता है बाउंसर से विकेट नहीं निकलेगा, दे वर कॉन्स्टेंटली हिटिंग बाउंसर्स। मैं दे ट्राइड टू शेक वॉशिंगटन सुंदर ऑफ इन द फर्स्ट इनिंग। इतने बाउंसर मारे, इतने बाउंसर मारे, इतने बाउंसर मारे, जो बैट्समैन आता है बाउंसर ही मार रहे हैं सब, आधी पटक रहे हैं, आधी पटक रहे हैं। और उनको कुछ उससे मिल नहीं रहा था। ठीक है, दूसरे एंड पे तो एक अच्छा सेट बैट्समैन खड़ा हुआ था वहां पे। भाई क्या तरीका है मतलब ये इवेंचुअली। ये एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी इंडिया की बैटिंग में, फर्स्ट इनिंग्स हो या सेकंड इनिंग्स, कोई ना कोई बंदा खड़ा था एक तरफ से। ये बहुत जरूरी होता है। ये टेस्ट में बहुत जरूरी एक ये एलिमेंट होता है। आपको हर कोच, आपको हर एनालिस्ट यही बताएगा कि somebody has to stand there, एकदम अडिग खड़ा रहे। कुछ जमानों में ये राहुल द्रविड़ किया करते थे ये वाला काम, फिर पुजारा करने लगे ये काम। तो ये से बहुत प्लेयर मिले हैं इंडिया को ओवर द इयर्स जो ये वाला काम करते थे। और हाँ, हम जिस प्लेयर की बात कर रहे हैं हम उनके बारे में बात करेंगे, हमारे नए कप्तान साहब, जिनके बारे में मयंक बोलता है कि जरूर इसकी जो आवाज है वो थोड़ी पतली है बट इसका खेल है वो उतना ही पैना है। शुभमन गिल के बारे में बात करते हैं मयंक। मैं कहता हूँ कि उनकी आवाज में दम भले ना और बैटिंग में बहुत दम है, बहुत दम। एंड उन्होंने दिखाया भाई, बैटिंग में दम दिखाया। जितने, एक तो मुझे बड़ी नाराजगी है विराट कोहली फैन से कि भाई पहले मैच में कप्तानी, या फिर उससे पहले भी कि भाई दे थिंक कि भाई कोई उनकी जगह नहीं ले सकता इंडिया में। देखो जगह उठी नहीं जा सकती, एवरीबॉडी इज रिप्लेसेबल, एवरीबॉडी इज रिप्लेसेबल। एक बार के बाद तो सचिन भी रिप्लेसेबल लगने लगे थे। हाँ होता है वो, नहीं ये तो संसार का नियम है ना। आज लोग बोलते हैं कि बुमराह इज इररिप्लेसेबल, टू सम एक्सटेंट आई विल से कि हाँ वो है भी इररिप्लेसेबल, पर इसका मतलब ये नहीं कि कभी एक समय नहीं आएगा। भाई विधि का विधान है, बदलाव होगा तो आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, यू आर बाउंड टू डू दैट। तो ये बहुत ही अजीब बात होती है। ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ कि बुमराह जैसे जसप्रीत बुमराह, वो लगता है जसप्रीत बुमराह के बारे में हम सबको लगता है कि वो अभी इररिप्लेसेबल है, अभी वो इररिप्लेसेबल है। लेकिन जब वो रिटायर कर जाएंगे तो आप खुद देखिएगा कि कोई ना कोई एक बॉलर दो बॉलर ऐसा आएगा जरूर जिनको देख के आपको कहेगा कि चलो इवन दो इज नॉट बुमराह, ही इज डूइंग आवर जॉब। या वो होता है, वही बात है। ठीक, इवन इफ शुभमन गिल इज नॉट विराट कोहली और विराट कोहली वाजंट सचिन तेंदुलकर, दे वर डूइंग द जॉब फॉर अस। या और हमें वही चाहिए, और शुभमन गिल ने बहुत अच्छे से वो जॉब किया।
भाई साहब मैंने इमेजिन नहीं किया था कि शुभमन गिल 269 बना के जाएंगे क्योंकि यार देखो किसके पहले लाइक इवन इन द चलो फर्स्ट टेस्ट में मैं मानता हूँ 147 उनका स्कोर गया। मैं आपको बताता हूँ उससे पहले शुभमन गिल का जो हाईएस्ट स्कोर था टेस्ट में वो शायद 114 115 के अराउंड। अच्छा। अब वहां से आप सोचिए 269 पे आ चुके हैं ये और सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस में। और मतलब 269 तो चलो पहले नहीं में दूसरे में फिर से 161 बना के गए। तो मतलब शुभमन गिल ने ये चीज दिखा दिया कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा लोग कह रहे थे। बहुत लोग कह रहे थे कि क्या वो कैप्टनसी डिजर्व करते हैं कि नहीं, क्यों उनको बीसीसीआई इतना पुश कर रही है, क्या उनका तो रिकॉर्ड भी इंग्लैंड में इतना खराब है। अरे भैया विराट कोहली का रिकॉर्ड बहुत खराब था जब वो इंग्लैंड में पहली बार कप्तानी करने गए थे 2018 में, लेकिन उसके बाद हम सबको पता है कि उन्होंने अपने बैटिंग पे कैसे काम किया। भले वो टेस्ट सीरीज में हम लोग मैचेस नहीं जीत रहे थे बट विराट कोहली का अगर आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस उठा रहे देखोगे तो वो ब्रिलियंट। या और उस टाइम पे तो सिर्फ इंग्लैंड जाके हम लोग जीतते भी नहीं, तो इवन तो हम लोग वहां पे गए, वहां पे एक टेस्ट मैच हम लोग जीते, दैट ऑल्सो काउंट्स। तो ये सारी चीजें जो है वो मैटर करती है हर प्लेयर के करियर में। क्या होता है कि जब आप एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आते हो, स्पाइडरमैन का बहुत फेमस डायलॉग है कि विद ग्रेट ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो भैया आपने शुभमन गिल पे भरोसा जताया, उनको पावर दिया कि ठीक है भाई तुम बल्लेबाजी तो कर ही रहे हो तो कप्तानी भी करके देखो एक बार। एंड नाउ शुभमन गिल मेड द परफेक्ट चेंज। शुभमन गिल ने अपना करियर एज एन ओपनर स्टार्ट किया, फिर जब पुजारा टीम से बाहर गए उनको नंबर 3 पे खिलाया गया। दोनों पोजीशन उनके लिए खाट रिजल्ट लेके आ रही थी बट वो पूरी तरह से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। नाउ व्हेन ही इज द कैप्टन ही नोज कि वो सबसे अच्छा कहाँ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और उन्होंने अपने आप को तुरंत ही कहा कि भैया मैं नंबर 4 पे हूँ। और देख लीजिए भाई नंबर 4 पे आते के साथ उनका एवरेज तो ऐसे भाग रहा है जैसे मतलब राजधानी एक्सप्रेस हो। राजधानी एक्सप्रेस हो, और वो हमारी यही कामना है कि वो ये राजधानी एक्सप्रेस के स्पीड हमेशा अच्छी और बेहतर और एवरेज होते ही रहे और वो अच्छा करते ही रहे, बस ये चाहेंगे। राजधानी एक्सप्रेस इस राजधानी एक्सप्रेस की कोई चेन ना खींचे बस। चेन ना खींचे बस। क्योंकि खैर हम आगे बढ़ते हैं। और इंडियन इनिंग्स में बहुत अच्छी बात थी कि इस बार हम देखे यशस्वी जायसवाल ने फर्स्ट इनिंग्स में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की। कमिंग ऑन टू अ मैच, जस्ट आप एक हफ्ते पहले एक मैच हारे हैं, आपके ऊपर प्रेशर है, बातें हो रही हैं, मीडिया में बहुत सारी बातें हैं, ऊपर से यशस्वी जायसवाल वाज अंडर टाइट स्क्रूटिनी आफ्टर हिज फर्स्ट मैच परफॉर्मेंस। कितने कैचेस छोड़े उस बंदे ने, हमने भी बात किया था। स्क्रूटिनी थी, हाँ, इतनी स्क्रूटिनी थी कि शुभमन गिल ने कहा बेटा तू बाउंड्री पे खड़ा है स्लिप कॉर्डर में मत भी सही बात है। सेकंड टेस्ट में पूरे क्वार्टर में नहीं दिखाया गया यशस्वी जायसवाल हो, या तो पीछे बाउंड्री पे खड़े थे या थर्ड मैन वगैरह पे खड़े थे, उन्होंने स्लिप में तो दिख मत जाने का में दिख मत जाना। और वो मतलब कहने का वही मतलब है कि यशस्वी जायसवाल ने आते साथ वो ऊपर ही, क्योंकि ओपन कर रहे हैं, आप पहले बैटिंग करने आ रहे हैं। देखिए हम सब के ना मन में एक हवा बना हुआ है कि भैया इंग्लैंड है, इंग्लैंड की पिचेज है, पर हम जैसा अभी देख रहे हैं कि इंग्लैंड है और ये इंग्लैंड इज लाइक सेकंड होम टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ऐसा वाली पिचेस तो बन रही है वहां पे, कोई खास कुछ हमको देखने को नहीं मिल रही है। पर उसके बावजूद भी यशस्वी जायसवाल ने आके ये चीज को असर्टेन किया कि देखो यहाँ पे बैटिंग हो सकता है, आपको बस सही कूदे से खेलना है, आप रन बनाएंगे। 87 रन की पारी 13 चौकों के साथ, शानदार इनिंग्स मेरे हिसाब से मयंक। और फिर उसके बाद ऑल्दो हम इन बिटवीन कुछ छोटे मोटे नॉक देखे, जैसे करुण नायर थोड़ा कोशिश कर रहे हैं कि कुछ हो, उनसे हो नहीं रहा है, अलग बात है। दोनों इनिंग्स में कुल मिला के 57 रन बने, बात होनी चाहिए उन पे होगी। बट अभी क्योंकि ऐसा होता है जब जीतता है ना आदमी, तो जो पूरे होते हैं ना वो पर्दे ढक जाते हैं बाकी गलतियों पे, जीत पे ही बात होती है कि अरे जीत गए करके। तो हाँ, बट हाँ, शुभमन गिल की बहुत अच्छी इनिंग्स थी। और उसके बाद नीचे रवींद्र जडेजा और शुभमन गिल की एक बहुत शानदार पार्टनरशिप थी फर्स्ट इनिंग्स में। इफ आई रिमेम्बर करेक्टली ये पार्टनरशिप 203 रन की पार्टनरशिप थी। इंडिया 211 पे 5 हो गया था और वहां से इन लोगों ने एक अच्छा रेस्क्यूइंग नॉक खेला दोनों के एंड से, और स्कोर को फिर 414 तक लेकर गए खुद जब साथ में बैटिंग कर रहे थे तब। फिर उसके बाद एक और पार्टनरशिप बनाई शुभमन गिल ने वॉशिंगटन सुंदर के साथ, जो कि इस मैच के रिप्लेसमेंट थे। ये किसकी जगह आए थे, मैं शार्दुल। बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट मेरे हिसाब से। अभी भी बहुत सारी बातें चल रही हैं कि रिप्लेसमेंट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से ठीक रिप्लेसमेंट था।
सुंदर बॉलिंग ऑप्शन भी आपको एक अच्छा प्रोवाइड किया, पर ये बैटिंग में एक फर्म हैंड है, वो बैटिंग ऑलराउंडर टाइप की एक अच्छे बैट्समैन को मिला। बट हाँ, और उसके बाद फिर इवेंचुअली शुभमन गिल 574 जब इंडिया का स्कोर था तब वो आउट हुए, और इंडिया ऑल इन ऑल 587 का शानदार फर्स्ट इनिंग्स टोटल बनाया। अब बारी थी इंग्लैंड की बैटिंग करने की, और मैं क्योंकि मैं बोल रहा हूँ अपन टॉपिकल टॉपिकल चलेंगे, एकदम सीक्वेंस वाइज नहीं चलते। मेरा सबसे बड़ा कंसर्न है कि यार आप फटाफट फटाफट विकेट निकाल लेते हैं, आप 84 पे 5 कर देते हैं, इंग्लैंड की हवा टाइट हो जाती है इंग्लैंड की कि कहीं ये फॉलो ऑन ना लग जाए। 587 है तो कम से कम आपको 250 के ऊपर तो आना पड़ेगा, एटलीस्ट आप फॉलो ऑन बचाए दे, जिससे कोई एक ऑफिशियल स्कोर होगा। अभी मैं आई कैन नॉट थिंक ऑफ कि वो क्या ऑफिशियल स्कोर था, बट आई गेस 250 के ऊपर तो आपको आना ही है बचाने के लिए। 5 विकेट आप निकाल दिए हैं, आपके हैरी ब्रूक खड़े हुए हैं, आपके जेमी स्मिथ खड़े हुए हैं, और ये ऐसा खड़े हुए इतनी जबरदस्त इन जैसे इंडिया के लिए शुभमन गिल और जडेजा ने 6 विकेट की शानदार पार्टनरशिप जमाई, वैसे ही इंग्लैंड के लिए ये दोनों ने 6 विकेट की अच्छी पार्टनरशिप जमाई, 303 रनों की पार्टनरशिप। मेरे को तो मतलब मैं कैसा लग रहा था, आई एम सीइंग अ कॉन्ट्रास्ट कि पहला 5 विकेट और क्या बॉलिंग हो रही है, शानदार बॉल घूम रही है, एजेस लग रहे हैं, बॉल इधर निकल रही है, कच हो रहा है, और सब सब अच्छा हो रहा है। ये साले खड़े होके 303 रन ठोक देते हैं दोनों अकेले साथ में। भाई व्हाट वाज दिस रेस्क्यूइंग नॉक, भाई क्या था ये, कैसे रेस्क्यू किए इन लोग? इस चीज का जवाब इंडिया ने सेकेंड इनिंग्स में बहुत अच्छा दिया जब इंग्लैंड दूसरी बार बैटिंग करने आई। वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए क्या है कि पहली पहली बार हमने जेमी स्मिथ का सामना किया। या जेमी स्मिथ इससे पहले इंडिया के खिलाफ दिखे नहीं, नहीं देखे थे जी। तो हमारे बॉलर्स के पास ऐसा कोई प्लान था नहीं। एंड नाउ जेमी स्मिथ इज अ काइंड ऑफ प्लेयर जो टेस्ट क्रिकेट में ओडीआई T20 वाली पारी खेलते हैं। एंड ऐसा नहीं, मतलब देखिए ऋषभ पंत भी ये चीज करते हैं, बट ऋषभ पंत इज वेरी अनकन्वेंशनल, आप उनको गेस नहीं कर सकते। हाँ, कब कब करेंगे कब नहीं, हाँ वैसे ही वाला। हाँ, जेमी स्मिथ वाज फॉलोइंग अ पैटर्न, और वो पैटर्न उस इनिंग्स में क्लिक कर गया। भाई मेरे को प्रॉपर ओडीआई जैसी नॉक खेलनी है, एंड स्कोर 184 पर। या ही डिड दैट। हैरी ब्रूक भी उनका साथ दे रहे थे। हैरी ब्रूक तो यार उससे लकी प्लेयर मैंने नहीं देखा। हैरी ब्रूक और टैरिस हेड, इन दोनों से ज्यादा लकी प्लेयर मैंने नहीं देखा भाई टेस्ट क्रिकेट, कोई भी फॉर्मेट ले लो। चलो हैरी ब्रूक तो फिर भी टेस्ट में लकी होते हैं, ट्रेविस हेड तो खैर हर फॉर्मेट में ही वो उनका पता नहीं किस्मत के धनी है वो। किस्मत के बहुत ज्यादा दिन वो। हैरी ब्रूक भी बहुत ज्यादा लकी है इस मामले में। एंड ये चीज इंडिया ने सेकंड इनिंग में बहुत अच्छी पकड़ ली जेमी स्मिथ, क्योंकि सेकंड इनिंग में भी आप देखो जेमी स्मिथ बहुत ताबड़तोड़ खेल रहे हैं। आखिरी तक वही टिके हुए थे, आखिरी तक वही टिके हुए थे। लेकिन वो फंसे किस पे, आप देखिए आकाशदीप ने कहा कि बेटा ठीक है तुम अगर ओडीआई जैसा ही खेल रहे हो तो हम भी तुमको ओडीआई जैसा बॉल डालते हैं। डीप मिड विकेट रखा, स्लोअर वन डाला, मारो तुम कैच। हाँ, उठाए और ये चीज गए। और ये चीज हमने फर्स्ट इनिंग्स में नहीं की, क्योंकि फर्स्ट इनिंग्स में हम लोग जेमी स्मिथ को समझ रहे थे, और हमें समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ये कर क्या रहा है। हमने उनका पैटर्न भी देखा कि भाई ये कंप्लीट ओडीआई वाली ही क्रिकेट खेलता है, ये टेस्ट क्रिकेट खेल ही नहीं रहा। अब वही बात है कि आप ओडीआई क्रिकेट, जो बंदा ओडीआई क्रिकेट खेल रहा है उसको आप टेस्ट क्रिकेट की लेने दोगे तो वो तो मारेगा। हाँ, उसका काम ही है मारना। तो उन्होंने फील्ड सेटिंग भी टेस्ट वाली रख रखी है कि भाई सारे प्लेयर क्लोज इन एज इंड्यूस करना चाह रहे हो। द पॉइंट इज आपको अगर आप फर्स्ट सीरीज में भी उन पर थोड़ी सी डिफेंसिव फील्ड सेटिंग करते ना कि पीछे रखो 2-3 फील्डर, इसको स्लोअर बाउंसर दो, ये खुद अट्रैक्ट होकर मारेगा और पीछे कैच कमाएगा। तो हम लोग फर्स्ट सीरीज में फॉलो ऑन नहीं मतलब 1 मारेगा, 2 मारेगा, 3 मारेगा, 1 तो पकड़ाएगा ना, कभी चौथा तो पकड़ाएगा ना, वही तो बात है ना, मारो पकड़ाएगा। हाँ, नहीं ठीक बात है। और अच्छी बात है कि इस चीज को बहुत जल्दी टीम मैनेजमेंट और कप्तान और जिनने भी इस चीज के ऊपर ध्यान लगाया कि उन्होंने पकड़ पाया कि हाँ ये एक इसका एक है, ये ऐसा खेल रहा है और अपन इसको ऐसा करना होगा। बहुत बढ़िया दिमाग मेरे हिसाब से। बट हम बॉलिंग की बात करते हैं मयंक, इस क्योंकि देखिए सबसे बड़ा इस मैच के पहले से एक चीज क्लियर हो गई थी कि वी आर नॉट गोना सी बुमराह। बहुत सारी अटकलें थी कि नहीं होंगे नहीं होंगे, और जब टीम लिस्ट आई सामने तो नहीं ही मिले बुमराह। उसके अंदर डर का माहौल सबके अंदर था, सबके अंदर थी कि यार जब साले ये उस टाइम बुमराह के रहते जब ये 20 विकेट नहीं निकल पाए थे फर्स्ट टेस्ट में, तो बुमराह के ना रहते हुए तो ये तो मतलब नेस्त नाबूद हो जाएंगे सामने में। क्या बोलते हैं, यही हाँ यही इंग्लैंड वाले सोच गए ना। मुझे इंग्लैंड की बैटिंग दोनों इनिंग में देख के एक ही चीज रियलाइज हुआ, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थे ये लोग
हाँ कि अरे इनके पास तो बुमराह भी नहीं है, बुमराह विकेट निकाल भी लेता है, यहाँ तो इनके पास में है नहीं, कौन ही विकेट निकालेगा। ये ओवर कॉन्फिडेंस में कहा कि भाई हम तो खेले यार, इस बार हमने फील्डिंग भी टाइट कर दी थोड़ी, हाँ, इस बार कैच ड्रॉप नहीं दिखे, इस बार इस बार नहीं हुआ। ज्यादा नहीं दिखे, इस बार तो पड़ी होगी बत्ती। जायसवाल को तो स्पेसिफिकली 2 घंटा 4 घंटा का एक्स्ट्रा उसको फील्डिंग कराए होंगे साथ साथ। जायसवाल को तो कहा तू स्लिप में दिख मत जाना, बाउंड्री पे रहे। आउटफील्ड में रहे तू, तेरा वहीं पे काम है, इधर आमने सामने नहीं आना तेरे को। इधर इधर आजू बाजू उल्लू देख लेंगे। खैर तो वही बात हाँ है, हाँ मैं बिल्कुल वही बात है। और सिराज मियां ने 6 अरेस्ट कर दिए बिल्कुल। ये मैं मैं वही बोल रहा हूँ भाई। मैंने तुमको जब ऐसे लेआउट भेजा हम क्या बात करेंगे, मैंने लिखा भाई ऐसा क्या चीज है जो सिराज नहीं कर सकता। यू जस्ट टेल मी वंस इट फॉर ऑल। वो आदमी सेकेंड इनिंग्स में एक शानदार कैच लेता है भाई। वो आई गेस वो शॉर्ट। राइडन पास हाँ 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 ब्रायन कार्ड्स का बहुत शानदार कैच था। शॉर्ट मिड विकेट में खड़े होकर, और उसके बाद उसका रिएक्शन भाई, देयर वाज मतलब ही वाज नॉट शेल शॉक, ही वाज लाइक ठीक है ले लिया, एंड ही वाज लुकिंग एट एवरीवन ऐसा ऐसा करके। हाँ भाई ऐसा क्या है जो ये सर लॉर्ड विवियन जॉन्टी रोड जिराज नहीं कर सकते? प्लीज बताइए सर। देखिए अभी अभी मोहम्मद सिराज का हैदराबाद में रेस्टोरेंट खुला है, हम लोग सोच रहे हैं भाई पार्टी वार्टी करने वहीं पे जाएंगे, क्योंकि अब बनता है आपका जाना सर जरूर। सेकेंड इनिंग्स में भाई साहब उतना कुछ खोल के नहीं आए। सेकेंड इनिंग्स में आकाशदीप स्टेप्ड अप, और स्टेप्ड अप बिग टाइम। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आकाशदीप की फर्स्ट इनिंग्स में भी 4 विकेट निकाले, उसके बाद सेकेंड इनिंग्स में 6 विकेट और शानदार विकेट। जो रूट का विकेट तो मैं जितने बार देखूं, मैं तो उसको देख सकता हूँ सेकेंड इनिंग्स में जो रूट का विकेट को जितने बार। मैं एक चीज देखा, आकाशदीप का जितना किस्मत बीजीटी में खराब था, यहाँ उतना ही अच्छा उतना है। अच्छा है। बीजीटी में बेचारे अच्छी बॉल डाल डाल के विकेट नहीं ले पा रहे थे, यहाँ तो बिल्कुल मतलब बीजीटी में इवन स्टीव स्मिथ ने भी बोला था आकाशदीप की बॉलिंग के ऊपर एक हुई थी कि यार हाँ अच्छा बॉलर है, बस किस्मत इसके साथ नहीं है। एंड आई गेस जो सिलेक्टर्स थे वो इसी के साथ कंटिन्यू किए कि हाँ ठीक है इसको मौका देते हैं, ये होगा। और यहाँ पर आया, और भाई वॉबल सीन के साथ जो बॉल मूव कर रही है भाई साहब की, वो सामने वाले को हिलाई दे रहे हैं, समझ नहीं आ रही है बॉल अजीब सी। हाँ बताइए। एंड यू हैव टू लाइक अप्रिशिएट द फैक्ट कि भाई साहब बैक फ्रैक्चर से वापस आए हैं। यस बैक फ्रैक्चर से वापस आया। पीठ की सर्जरी हुई थी बीजीटी के बाद, एंड उसके बाद आईपीएल में उन्होंने कमबैक करा। आईपीएल में भी ज्यादा मैचेस नहीं खेले सकते हाँ हाँ नहीं देख नहीं पाए, एंड इंग्लैंड में उनको बुलाया गया कि ठीक है भाई आप आओ, आप थोड़ा मुझे सही स्टार्ट बॉलर लग रहे हो। एंड मैं सच बताऊं, अगर आकाशदीप में इतना पोटेंशियल था, हाँ तो 110% आपको फर्स्ट टेस्ट में प्रसिद्ध कृष्ण की जगह आकाशदीप के साथ वो करना। सही बात है, सही बात है। अगर आपको ये चीज की एश्योरेंस था तो अब आप सोचिए, तीसरा टेस्ट लॉर्ड्स में बुमराह अवेलेबल है, बुमराह आकाशदीप और मोहम्मद सिराज क्या कर सकते हैं वहां? बहुत कुछ कर सकते हैं वहाँ। क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा तो मुझे समझ में आ गया टेस्ट क्रिकेट में भाई उससे नहीं होता, नहीं हो रहा टेस्ट में, नहीं ये बात हमको उसमें नहीं हो। अभी जरूर इस वाले आईपीएल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। थ्रू आउट द आईपीएल अच्छा परफॉर्मेंस किया उन्होंने। आई गेस ही वाज द पर्पल कैप, या पर्पल कैप विनर थे, तो उसमें अच्छे थे। मे बी शॉर्ट फॉर्मेट इज अ वेरी गुड बॉलर पर्टिकुलरली, बट टेस्ट में नहीं हो रहा है। उनकी इकोनॉमी रेट्स भी अगर आप देखेंगे दोनों इनिंग्स में, अगर मैं देख पाऊँ, मैं एक बार अपने से चेक कर लेता हूँ। फर्स्ट इनिंग्स में दूसरे वाले में तो फिर भी ठीक थी। 5.5 थी फर्स्ट में, और सेकंड वाले में, हाँ सेकंड वाले में फिर भी ठीक थी, बट ये आदमी बहुत रन लुटाता है, और इस चीज को टेस्ट में से ठीक नहीं है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ आपको, प्रसिद्ध कृष्णा ने अभी तक 5 टेस्ट मैचेस खेले हैं, इनकी एवरेज 40 की है, बाप रे बाप। और इकोनॉमी 4.85, मतलब नियरली 5। 5 और ये ओडीआई में फिर भी ठीक लगता है, ठीक है हाँ। लेकिन एवरेज तो फिर यार, एवरेज आप सोचो टेस्ट क्रिकेट में 40 की एवरेज तो बैट्समैन की नहीं होती, तुम बॉलर हो यार। जितना कम हो टेस्ट में, मतलब एवरेज बॉलर की उतना कम अच्छी बात होती है। ये भाई साहब 40 के आसपास निकल रहा है। 40 की एवरेज है इनकी। बहुत होता है 40। बट खैर हम अपनी कन्वर्सेशन और आगे बढ़ाते हैं। मैं थोड़ा सा अब
क्योंकि हमने ये इस मैच को डिस्कस कर ही लिया ऑलमोस्ट, और इंडिया में कितना बड़ा मोमेंट है मयंक, पहले तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये बताओ, एजबेस्टन जैसी जगह जहां पर इंडिया ने शायद 9 टेस्ट मैच खेले थे, 8 इसके पहले 7 हम हारे थे, 1 ड्रॉ था, ऐसा कुछ कुछ तो स्कोर था इफ आई रिमेम्बर, और कल हमारी पहली जीत आई है। अभी ये 2 साल पहले हमने केप टाउन में किया यही वाला काम, उसके 2 साल पहले हम काबा का घमंड तोड़ कर आए। तो ये टीम हर जगह जाके कुछ बड़ा बड़ा खेल कर रही है क्या? मतलब ये देख के तो यही लग रहा है हम लोगों को। बेसिकली क्या है ना कि हमने जगह मार्क कर ली है, यहाँ कभी नहीं जीते हैं, यहाँ जीतना है। यहाँ जीतना है। अभी लॉर्ड्स में कब से नहीं जीते हैं? मेरे को याद नहीं है लॉर्ड्स में कब जीते हैं। लॉर्ड में तो पिछली बार जीते थे, तो अब मतलब यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है, मैं ये मान के चल रहा हूँ। खैर अब मैं, क्योंकि लेट्स मूव ऑन फर्दर। एक तो मतलब शानदार दोनों इनिंग्स में आकाशदीप ने इवेंचुअली अपनी जो पूरी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए अपनी जो बहन है, जो उनकी बहन कैंसर से जो जूझ रही है, उनको ये डेडिकेट किया अपनी परफॉर्मेंस, विच वाज उनको देख के लग भी रहा था जब वो बात करे तो ही वाज वेरी इमोशनल ऑन दैट फ्रंट। तो kudos to him man, fantastic from his end. Let's move on further. Let's quickly discuss कि अब ये थर्ड टेस्ट मैच है जो लॉर्ड्स द मैको ऑफ क्रिकेट वहां पर होने वाला है, एंड वी नो यहाँ पर बुमराह की वापसी होने वाली है। तो क्या बुमराह इज अ subtle change that the change that we're gonna see is Bumrah in Prasidh Krishna out? I guess that is what they will go ahead with, or is there something else we're gonna try here? I think I know a very interesting stat about Lords. Okay. जितना मुझे याद है, आई मे बी रॉन्ग, बट जितना मुझे याद है, लॉर्ड्स में कभी भी किसी इंडियन कैप्टन ने ऑनर्स बोर्ड पे जगह नहीं बनाई। All right. No Indian captain has gone on to make a place in Lord's honors board. मतलब ठीक है, उन्होंने आगे पीछे बनाया, मतलब जब वो कैप्टनसी कर रहे थे तब उन्होंने नहीं बनाई है। Yeah. As far as I know, Lord's honors board पे जगह नहीं है। शुभमन गिल can be the first one to do that, क्योंकि जिस तरीके का फॉर्म में लग रहा है और जिस तरीके की पिच इंग्लैंड वाले बना रहे हैं, जिस गंदी बेहुदा बेशरम बेहया लेवल की पिचेस बन रही हैं, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए इंग्लैंड क्यूरेटर्स को, ईसीबी को। तुम साले नाम डुबा रहे हो अपनी अच्छी पिचेस का, जिसके बारे में हम बोलते थे कि अरे भाई हल्की बॉल क्या घूमती है, क्या यहाँ पे। मुझे डर लग रहा है कहीं 3-4 प्लेयर ना आ जाओ उधर बोर्ड, बॉलर बोर्ड भी कहेगा अरे यहाँ तो बड़ा मुश्किल होता था, ये क्या होता है अचानक की पहला एक दिन से 4-4 नाम आ रहे। क्या चल रहा है भाई? मतलब क्या पिच, क्यों टट्टी रद्दी खराब, क्या चल रही है? इन लोग भाई बेसबॉल को फैसिलिटेट करने के चक्कर में दे हैव कंप्लीटली, मतलब द गेम्स गॉन मैन, द गेम्स फकिंग गॉन हियर। कहाँ गया खेल हमारा? मतलब बेसिकली क्या है कि आप या तो इधर यू कैन हैव गुड पिचेस एंड enjoy the integrity of test match, or either you can just show them T20 cricket in name of Yes, well done. इन्होंने दूसरा वाला चूज कर लिया कि भाई देखो लोगों को बाउंड्री देखने में ज्यादा मजा आता है। नहीं, हमें बाउंड्री T20 में दिख जाता है बहुत, तो हमें टेस्ट में डिफेंस ही दिखाओ, हमें देखना है बैट्समैन को छटपटाते हुए। बिल्कुल, यही तो एक टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती यही होती है ना, कि जब बैट्समैन का पेशेंस टेस्ट होता है, यही आपका पता चलता है कितना आपका कैलिबर के प्लेयर हो आप। मुझे इतना मजा आया था WTC का फाइनल देखने में, क्योंकि दोनों तरफ से बैट्समैन की लजी पड़ी है भाई साहब। इधर से रबाडा बजा रहे, उधर से पैट कमिंस को मिचेल स्टार्क आके बजा रहे, मतलब दोनों। एडन मार्टिन ने जो 100 भी मारा मैच में, वो 100 भाई वो 100 शुभमन गिल के 200 के बराबर था वो, क्योंकि सही बात। इतनी मेहनत लगती थी। और खैर ये बात तो है। थर्ड टेस्ट मैच में क्या चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एज आई सेड, बुमराह तो इज इन एनीवे। Is there any other change that we will be expecting here? I don't think so. I just hope कि बुमराह अगर तुम ला रहे हो तो प्रसिद्ध कृष्णा की जगह ही लेके आना। You don't mess up with सिराज और आकाशदीप at all. हाँ, अगर कर रहे हो तो फिर दुनिया का सबसे और चूतिया डिसीजन होगा और कुछ नहीं होगा। बट मेरे तो क्या लगता है, पिच यहाँ की भी वैसी ही रद्दी खराब बनने वाली है लॉर्ड्स की पिच, की यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चेंजेस होंगे। देखिए, अब रिसेंटली हमने यहीं पर WTC फाइनल देखा है, एंड वी नो कि भाई यहाँ की पिच, मतलब यहाँ पे सच नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या है कि एडबेस्टन में जो फैंस आते हैं वो थोड़े मतलब होते हैं, पसंद है उनको मार काट।
बर्मिंघम वाला है, बर्मिंघम वाला है वहाँ पे, तो वहाँ का तो खैर पूरी हिस्ट्री है वहाँ के मार पीट की। हाँ, अब लॉर्ड्स में जो फैन आते हैं वो असली टेस्ट देखने आते हैं। बाकायदा तो बैठे रहेंगे। आप अगर 0 भी स्कोर करके आ रहे हैं तो तालियों के साथ, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आपको ऐसे अंदर अंदर वो, हाँ ये बात तो ठीक है। तो मुझे लग रहा है लॉर्ड्स में ये लोग थोड़ा मतलब हरा भरा थोड़ा रखने वाले हरा भरा कबाब बनने वाला है, मतलब ऐसा है। हरा भरा कबाब बनने वाला है। पीछे से गिल भाई पतली आवाज में घास से मिट्टी में डालते हैं। इट इज पॉसिबल, जहाँ तक हमको भी ये लगता है। क्या क्या चेंजेस लेकर आती है देखना होगा इंडिया। क्या लगता है बैटिंग में कुछ चेंज होने वाला है करुण नायर के साथ? क्या एक और टेस्ट में उनको दिया जाएगा कि शायद ये ड्रॉप किया जाएगा? मुझे लगता है, मैं पर्सनली मेरा मानना है कि भाई करुण नायर की भी आप एज देखो, 33, 32-33 शायद ना। कितना साल चला लोगे, ज्यादा 2-3 साल चलाओ। इससे अच्छा अगर तुम्हें चांस देना ही है तो साई सुदर्शन को, यंग प्लेयर है। या सुदर्शन या तो ईश्वरन, अच्छा talent। ईश्वरन सुदर्शन, दोनों में से किसी एक को दो आप चांस मेरे हिसाब से। और मतलब मेरा एक कहना है कि दोनों इनिंग्स में, जो चारों इनिंग्स में देखा हूँ मैं नायर को, उसमें भी स्पेसिफिकली सेकंड टेस्ट मैच की दोनों इनिंग्स में उनको स्टार्ट मिली थी वो, और शॉट भी बहुत शानदार शानदार कवर ड्राइव्स वगैरह निकाल रहे थे, बहुत अच्छी मार रहे थे। अनफॉर्चुनेटली ही इज नॉट एबल टू, मतलब होता है ना कि आप एक बेयर मिनिमम कर रहे हो, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू, आप तो वहीं पे एक एलिमेंट अटक जा रहा है मेरे को लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल करुण नायर जिस पोजीशन पे है अपने करियर पे, यहाँ पे उनके लिए बेयर मिनिमम ही है कि भाई तुम एक सीरीज में 200-300 मार दो ताकि लोगों को भरोसा रहे तुम पे, एंड यू गेट द नेक्स्ट सीरीज। या सही बात है। क्योंकि हाँ, आपकी एज इतनी है, आप पे कोई रिस्क लेना नहीं चाहेगा। इवन को संजू सैमसन, उन्होंने साउथ अफ्रीका में, उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ सेंचुरी मारी, फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 सेंचुरी मारी, तब जाके अब उनको T20 में कंप्लीट जगह मिल गई, क्या ओपन आप ही करोगे अभिषेक शर्मा के साथ। अभिषेक शर्मा बता दिया। अब उससे पहले तक उन पर बहुत स्क्रूटिनी थी कि भाई इससे बढ़िया तो तुम किसी यंग प्लेयर को चाहो तो यंग प्लेयर को चाहो। तो वही होगा, अगर तरुण नायर इस चीज को कन्वर्ट करना नहीं सीखेंगे आगे, 1-2 टेस्ट अगर उनको मिलता है तो, हाँ, तो मुझे लगता है उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा एंड सम यंगस्टर विल फिल इन फॉर नंबर 3, जो कि मेरे हिसाब से अभी भी एप्ट सिचुएशन है। क्योंकि आप देख रहे हो यंग टीम क्या कमाल कर रही है। या बैटिंग के मामले में तो बिल्कुल, मतलब आप एक्सपीरियंस हटा दो, एक्सपीरियंस प्लेयर कौन है आपके पास? केएल राहुल और करुण नायर को तो मैं उतना एक्सपीरियंस मानता भी नहीं, क्योंकि उन्होंने गिरी के कितना ही टेस्ट खेलो। केएल राहुल को छोड़ के तो बाकी किसी के पास एक्सपीरियंस है ही नहीं ज्यादा। लेकिन जिस तरह से ये बैटिंग कर रहे हैं, इंग्लैंड वाले खुद कह रहे हैं कि भाई लेके आए हो, मतलब हमने प्रिपरेशन ही नहीं की थी इनके लिए, तो यार ये तो अलग ही आ गया। हमें आदत है, रोहित भाई आएंगे थोड़े से, मतलब गिरते डूबते, शुरुआत में 5-6 बॉल लीड करेंगे, 1-2 बगल से उड़ेगी, 2 बाउंसर मार के एक पुल पे तो उनका विकेट आ ही जाएगा। विराट भाई 5 स्टंप की बाहर की बॉल छेड़ते हुए निकल जाएंगे, बाकी बॉल देख लेंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ, ये दिल्ली के लड़की लोग की आदतें ठीक नहीं होती, छेड़छाड़ वाली हरकतें बाहर की बॉल को। बट खैर, मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा क्रिटिकल, बट यस, यू आर लिसनिंग टू द एपिसोड नंबर 4 ऑफ द स्टम्प्स माइक शो। देखिए, बहुत बड़ी कन्वर्सेशन तो नहीं है, हम लोग शॉर्ट एपिसोड रख रहे हैं, यही उम्मीद कर रहे हैं कि शायद एल्गोरिदम पिक करे और शायद हम दोनों को आपकी छोटी छोटी मोबाइल स्क्रीन, या फिर आप अगर टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वहाँ पर, या फिर आपकी लैपटॉप की स्क्रीन पर, हमको वहाँ पर लाए, हम ये चाहते हैं। तो अगर आपको हमारा कंटेंट ठीक लगता है तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा फैंटेसी इंडिया पॉडकास्ट को। और भी अ लॉट ऑफ थिंग्स आर लाइंड अप, एवरीथिंग विल बी शेयर टू यू। हमको फॉलो कर लीजिए, हमारी पर्सनल इंस्टाग्राम आईडीज और ट्विटर आईडीज इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो लिंक है हमारे इंस्टाग्राम चैनल की, TFI_pods की, वो भी इंस्टाग्राम पे है। Follow so that you do not miss on any updates from us. And so this is it from our end for the episode number 4. We'll be back possibly next week. Possibly नहीं, हम definitely आएंगे अगले वीक। Although इस वीक का जो एपिसोड है वो एक दिन लेट हुआ है, I get it, not in the usual time, some issues at our end, but we will be back on Monday as usual. Thank you very much. Thank you, Mike, for joining in. Bye bye. Have a great week ahead. Bye.